हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल झारखंड फाइटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं आज आपके लिए लाया हूँ छायावाद युग। छायावाद किसे कहते हैं या छायावाद युग से आप क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में सरल शब्दों में। ठीक है। छायावाद क्या है कि द्विवेदी युग के बाद जिस कालखंड का आगमन होता है उसे छायावाद युग कहते हैं। इसकी समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी है। ठीक है। तो क्या है छायावाद युग? तो द्विवेदी युग के बाद आने वाली युग को छायावाद युग कहते हैं और इसके समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी है। ये हमने जाना। अब छायावाद युग किसे कहते हैं, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि छायावाद युग क्या है। तो इसके बारे में मैं लिखा हूँ, उसके बारे में पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि छायावाद शब्द का प्रयोग क्यों किया गया था और ये कहाँ से निकल गया और किसने कहा था। ठीक है। तो छायावादी युग क्या है, इसके बारे में जाने कि बहुत से विद्वानों ने अलग अलग राय दिया है। सबसे पहले 1920 में मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध लिखा था। निबंध का शीर्षक क्या था कि हिंदी में छायावाद। उस निबंध में उन्होंने छायावाद की 5 विशेषताओं का के बारे में बताया था। यहाँ पर ही क्या है छायावाद का? तो छायावाद युग जो है, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग राय दिया था, यानी कि अलग अलग अपना मत रखा था, मतलब अपने अलग अलग जो है धारणा दी थी। तो उसी प्रकार जो है 1920 में सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध लिखा था और निबंध का शीर्षक क्या था कि हिंदी में छायावाद। यहीं से छायावाद का शब्द को लिया गया है। तो हिंदी में छायावाद, उस निबंध में उन्होंने छायावाद को 5 भागों में विभाजित किया या 5 विशेषताएं बतलाई कि क्या है छायावाद, क्या है इसमें, किसे क्यों कहते हैं छायावाद। इसके बारे में उन्होंने इन 5 टॉपिक के माध्यम से, यानी एक प्रकार से 5 पॉइंट के माध्यम से उन्होंने समझाया है कि छायावाद क्या है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, ये 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिकता, स्वतंत्रता की चेतना, रहस्यवाद, शैलीगत विशेषता और अस्पष्टता। तो छायावाद में इन सभी चीजों को देखने को मिलेगा और छायावाद के बारे में हम विस्तार से पढ़ाएंगे और समझेंगे हमारे वीडियो के अंतिम में, क्योंकि छायावाद को जानना है तो इस द्विवेदी युग को हल्का फुल्का जानना पड़ेगा, तभी हम छायावाद को समझ सकेंगे। यानी कि द्विवेदी युग के पृष्ठभूमि से ही छायावाद का शुरुआत हो जाता है। तो आइए व्यक्तिकता क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। व्यक्तिकता यानी कि व्यक्ति, व्यक्ति मतलब मैं स्वयं। ठीक है। मैं जो हूँ, जो सोचूंगा या फिर जो मैं देखूंगा, जो घटनाओं को विश्लेषण करूंगा और उसके बाद में जैसे मैंने देखा, ये टॉपिक को देखा, मैंने पढ़ा, इसके बाद जो है समझा और फिर आपको समझा रहा हूँ। तो ये क्या है? मेरा व्यक्तिकता है, मेरा व्यक्तित्व है, मेरा खुद का ही है। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है, किसी व्यक्ति की अपनी सोच, मेरा खुद का सोच, मेरा अपना विचार, और व्यक्ति वह चीजों को या घटनाओं को कैसे देखता है। मैं इस चीज को मैं कैसे देखा, इस टॉपिक को किस तरह से मैंने समझा और मैं किस तरह से आपके समक्ष रखा है, ये क्या है? व्यक्तिकता है, मेरा खुद का व्यक्तित्व है। यानी कि व्यक्तित्व को ही व्यक्तिकता के रूप में उन्होंने पहला पॉइंट का आधार बनाया है। कि जैसे कि उस समय के लेखक भी क्या थे कि रचना करते थे कविताओं की, तो उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो क्या सोचते थे, वो घटना को किस तरह से देखते थे। क्योंकि एक लेखक जो है ना, परे देखता है, सभी आंखों से परे देखता है, वो एक एक पॉइंट को देखता है। कभी जब तभी जब वो है बहुत गहरी बात को लिख देता है अपने कविता में, और उसे हम लोग समझ पाते हैं कभी कभी उस रहस्य को, तो कभी नहीं समझ पाते कि लेखक किस सोच से या किस आधार से लिखे हैं। तो लेखक का जीवन बड़ा निराला होता है और लेखक जो है छोटी से छोटी बातों को या उस पार तक, मतलब आसमान के उस पार तक, हमारे जैसे निर्मला जी ने, सॉरी महादेवी वर्मा ने एक कविता में कहा था कि क्षितिज के उस पार तक मुझे देखने दो। मतलब क्या है, लेखक पूरा गहराई से समझते हैं बातों को। तो इसी प्रकार से जो है व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने पहला पॉइंट रखा है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। स्वतंत्रता की चेतना, उन्होंने क्या दूसरा पॉइंट क्या लिखा था उस निबंध में? ये बात हो रही है निबंध, निबंध के माध्यम से उन्होंने छायावाद को स्पष्ट किया है कि छायावाद
क्या है और किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता की चेतना होनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं स्वतंत्रता की चेतना क्यों कहते हैं। जैसे 1857 की क्रांति से ही जब पूरा हुकूमत अंग्रेज के हाथों में चला गया था, जब 1857 का क्रांति हुआ था, तो पूरा मतलब अपना एक प्रकार से समझ लेंगे, अंग्रेजों ने पूरी तरह से जो है भारत में अधिकार कर लिया था। और धीरे धीरे जब उनका चरित्र हमारे सामने आया कि वो व्यापार करने के माध्यम से आए, लेकिन भारत में उनका कब्जा करने लगे, यानी कि अपना राज हुकूमत चलाने लगे, तो धीरे धीरे उनका चरित्र हम लोग का सामने आया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष भारतीय समाज में तेज हो गया और तेज होने लगा और कई तरह से आंदोलन होने लगे। तो देखिए ऐसे स्थिति, ऐसे तो शुरुआत हम लोग मान सकते हैं कि एक गाड़ी है, समझिए गाड़ी के 4 गियर होते हैं ना, एक कार का 4 गियर होता है। तो पहला गियर जो है हम लोग भारतेंदु युग को मान सकते हैं। उस समय लोगों के प्रति जो है, लोगों के दिल में राष्ट्र हित और राष्ट्र चेतना को जगाने का प्रयास किया गया था। फिर द्विवेदी युग आते आते क्या हुआ कि जो है राष्ट्र भावना लोगों में प्रबल होने लगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो एक प्रकार से हम लोग जानेंगे कि उनका जो है एक प्रकार से चरित्र हम लोग का सामने आ गया था कि वो क्या करना चाहते थे। वो भारत में शासन करना चाहते थे, हम भारत को अधीन कर लिए थे अपने। तो लोगों में राष्ट्र एकता आई और एकता के साथ राष्ट्र हित में मतलब लोगों का जो है धारणा बना। तो धीरे धीरे जो है एक प्रकार से कैसे बोलेंगे, दूसरा गियर में स्पीड बढ़ा, यानी कि लोगों के प्रति जो है लेखकों ने एक प्रकार से राष्ट्र भावना की एकता को प्रदर्शित किया, राष्ट्र भावना जगाया लोगों के दिल में, और उन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे थे। ठीक है, तो ये था, हम लोग समझे। अब थोड़ा सा और आगे है इसका एक पॉइंट, उसको देख लेते हैं। नव जागरण यानी कि नया शुरुआत लोगों के दिल में। ठीक है, नव जागरण की प्रभावना स्वरूप, यानी कि प्रभावना, जो लोगों के दिल में जो प्रभावना थी, स्वरूप की चेतना सबके अंदर आने लगी। मतलब सबके दिल में जो है स्वतंत्रता की चेतना, यानी कि स्वतंत्र होने की जो है प्रबल इच्छा सबके दिल में आने लगी। तो देश की जो बदलती यानी कि बदहाली है, उस बदहाली का बड़ा कारण यहाँ कि हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। तो इसी कारण स्वतंत्रता यानी कि खुद को स्वतंत्र करने के लिए जो भावना सभी के दिल में आई, वह धीरे धीरे लोगों के मन में प्रबल होने लगी, और इसे ही स्वतंत्रता की चेतना कहा जाता है। क्योंकि जब स्वतंत्रता की भावना हमारे दिल में आती है, तो हम देश के प्रति जो है कुर्बान होने के लिए एक प्रकार से दिल में प्रबल इच्छा होती है कि काश हम देश के लिए कुछ कर सके, हम देश को स्वतंत्र कराए। ऐसे लोगों की उस समय भावना आ रही थी दिल में। तो उस समय केवल लोगों के प्रति नहीं, लेखक के प्रति भी यही भावना थी। तो यही भावना के कारण लेखक लोग जो है क्या करते थे कि देश की जो है, देश हित में जो है या फिर देश के प्रति जो है एक ही टॉपिक पर जो है अलग अलग तरह से, लेकिन विविध विविध तरह तरीके से जो है लोगों को एक ही टॉपिक पे जो है लोग यानी कि कवि जो है रचना करते गए, जिससे लोगों के प्रति बाद में धीरे धीरे अपने ही मन के इच्छा यानी कि मन का विचार, मन के उनके जो मन में ख्याल आते थे, वो सब दब के रह गए, यानी कि दब गए। और लेकिन केवल एक ही चल रहा था टॉपिक कि हाँ, अब जैसे कोई जैसे अब कोई मतलब समाचार देख लीजिए कि कोई बड़ा सा हादसा हो गया, फिर कोई बड़ा सा गर्म मामला हो गया, कोई ऐसा टॉपिक जिसको लेकर जो न्यूज वाले दिन भर चलाते रहेंगे, तो क्या होता है, आप लोग भी ऊब जाते हैं, अरे एक ही न्यूज तो बार बार दे रहा है। तो इसी प्रकार से उस समय भी हुआ कि सभी लेखक जो है राष्ट्र हित के लिए जो है एक ही मतलब कि बार बार एक ही चीज लिखते गए। तो यही कारण था कि द्विवेदी युग में इस कारण इसका जो प्रभाव बहुत देखने को मिलता है कि एक ही टॉपिक पर जो है लेखक अलग अलग था, बहुत सारा विविध रूप था, विविध प्रकार से रचनाएं करते थे, लेकिन विविध विषयों पर रचना करते थे, लेकिन उनका जो विषय है, उनका उद्देश्य एक ही था कि राष्ट्र हित के लिए था और राष्ट्र की चेतना के लिए था। तो उससे जो है लोग धीरे धीरे उबने लगे, और इसी से वो जो है धीरे धीरे मन के विचारों को जब लोगों ने छायावाद के रूप में, जो है छायावाद क्या है, अपने जो मन के भाव जो दब गए थे, कहीं दब जा रहा था, उसको उन्होंने निकाला। तो ये छायावाद का प्रभाव इसी से आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। रहस्यवाद क्यों कहा है रहस्यवाद, इसको पढ़ते हैं। उनका कहना था कि छायावादी जो कविताएं हैं उनमें एक खास किस्म का रहस्य देखने को मिलता है। रहस्य से मतलब है कि चीजों का साफ साफ या प्रकट नहीं करना, यानी कि चीजों का स्पष्ट ना होना, या चीजों का स्पष्ट ना होना और भावों का स्पष्ट ना होना रहस्यवाद कहलाता है। अब मैंने कुछ ऐसा चित्र बनाया। अब मान लीजिए आपकी एक छोटी बहन है, ठीक है, आपने एक गिफ्ट लाया उसके लिए, बर्थडे गिफ्ट, और आप छुपा के रख दिया, और आपने उसको कविता के माध्यम से या कुछ हिंट दे दिया कि वो जो है वहाँ रखा हुआ, आप ढूंढ लो। तो बच्चे परेशान है कि हिंट तो मिल गया है, लेकिन समझ में नहीं आया कि मैंने
किस जगह का हिंट दिया है, कौन सा जगह हो सकता है। तो यही है कि जब लेखक रचना करते हैं कविताओं की, तो होता क्या है कि उन किस भाव से लिखे हैं, या क्या उन्होंने किस भाव, क्या भाव छुपा है, वो लेखक किस भावना से उसको लिखे हैं, उसको हम लोग को समझेंगे, तब उनके छुपे हुए रहस्य को हम लोग समझ पाएंगे। तो रहस्यवाद इसीलिए कहा गया था क्योंकि इसमें उन्होंने, लेखक जो रचना करते थे उसमें बहुत सारा रहस्य देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैलीगत विशेषता। शैलीगत विशेषता इसीलिए कहा गया कि, आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि शैलीगत विशेषता क्या है। शैलीगत विशेषता का अर्थ होता है कि लेखक का तरीका, यानी कि लेखन, लिखने का जो तरीका, यानी लेखक जो है लिखते थे, यानी हम इसे इंग्लिश में स्टाइल भी कह सकते हैं। लिखने का तरीका को हम लोग एक अलग तरीके से लिखे, मतलब स्टाइल से लिख सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे किसी तरह की कविता लिखना, या भाषा सौंदर्य, शिल्प कथा, या किसी प्रकार का अलंकार का प्रयोग किया जाना, या किसी तरह के बिंब या प्रतीकों की रचना होना या रचना करना, इस शब्दों का, इन शब्दों का और शब्दों का प्रयोग करना शैलीगत या शैली कहलाता है। शैली मतलब क्या है, भाषा शैली हम लोग सुने हैं। फिर मतलब शैली मतलब अलग चीज़ का रचना करना, जब हम लोग लिखते हैं तो कुछ अलग अलग बातों को प्रयोग करना, जैसे मैंने यहाँ बताया कि भाषा सौंदर्य, भाषा में सौंदर्य लाना, यानी भाषा को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना ताकि लोगों को पसंद आए, लोगों को अच्छा लगे। तो इसी तरह से जो है भाषा को एक अलग शैली में लिखना, अलग अलंकार में लिखना, यही कहलाता है शैलीगत। ठीक है। अस्पष्टता। अस्पष्टता क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिर जानेंगे। उनका कहना था कि छायावाद के बहुत सारे कवियों में, छायावाद के बहुत सारे ऐसी कविता, छायावाद के जो बहुत सारे कवि थे, उन्होंने छायावाद के बहुत सारे ऐसी कविताओं में बहुत कुछ अस्पष्ट है, मतलब पाठकों को ठीक से समझ में नहीं आता है कि कवि जो भाव प्रस्तुत करना चाहते हैं वह, या फिर यह जो कविता या कवि जो है संदेश देना चाहते हैं, वह किन आधारों पे, यानी कि धरातलों से उठकर खड़ी हुई, मतलब किन धरातल यानी जमीन से ऊपर खड़ी हुई है, मतलब उनका जो धरातल कैसा था, मतलब कवि क्या सोच रहे थे और क्या उन्होंने संदेश दिया है, इसको वो जो है अस्पष्ट हो जाता है कभी कभी। क्यों अस्पष्ट हो जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ है, हम लोग को पता है। तो इसमें से जो है एक प्रमुख स्तंभ कहे जाने वाले जो है प्रसाद जी की खड़ी बोली, अच्छी उनकी एक कविता थी, उसके बारे में पढ़ेंगे और क्यों अस्पष्ट है इसके बारे में जानते हैं। चलिए। ले चल वहां भुलावा देकर, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज को लाहल की अवनी रे। तो ये इसमें जो है उन्होंने बताया है हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने, कि उन्होंने अपने मन के भावों के आधार पर, मतलब वो बताते हैं कि मुझे ले चलो इन समाज से दूर, एक प्रकार से उन्होंने इसके बारे में जो स्पष्ट किया है वो अस्पष्ट है। और क्यों है इसके बारे में मैंने लिखा है, चलिए देखते हैं। यहाँ अब सवाल उठता है, क्या सवाल उठता है कि यह नाविक कौन है। मैंने वो जो कविता लिखा, उन्होंने जो वो कविता लिखा, उसमें क्या था, नाविक, नाविक चल ले चल नाविक, मुझे ये नाविक कौन है। कवि जो है का मन, कवि का मन है, या ईश्वर, या समय का बहाव। जो उन्होंने बात कही कि मुझे ले चल वहां धीरे धीरे, कहा था ना, तो वो बात क्यों कही, वो किसके लिए कही, वो खुद के मन को बोले हैं, या ईश्वर को बोले हैं, या समय के बहाव को बोले हैं, कि ले चल बोल के, यहाँ अस्पष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे मतलब ऐसे किसी, कैसे होता है, किसे माने बोल के हम लोग जाने, ठीक है, किसे मानेंगे हम लोग। तो नाविक कौन है, ऐसे बहुत सारे दृश्य आपके, मतलब आपको इस दौर की कविताओं में देखने को मिलेंगे, जिसमें ऐसा लगता है कि इसमें जो कवि के भाव छुपे हुए रहते हैं एकदम अस्पष्ट नहीं होते, स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब स्पष्ट नहीं है, इसमें जो है रहस्यवाद रहता है, और इन्होंने किस भाव से लिखा है उसे स्पष्ट हम लोग नहीं मान सकते हैं कि किस भाव से उन्होंने लिखा है। अब जैसे इसमें मैंने बताया कि नाविक उन्हें किससे कहा, किससे, मतलब उसने हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी है, उन नाविक किसको कहते हैं, यानी कि अपने मन को कहते हैं इस भाव के रूप में, या ईश्वर को कहते हैं, कि ईश्वर को कहते हैं कि ले चल मुझे, या समय के भाव को, कि समय के भाव में हम लोग बहते बहते चले जाते हैं। तो ये 3 आधार बनते हैं, तो हम लोग को स्पष्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि में यानी कि छायावाद को समझने के लिए इससे पहले हमें युग यानी कि द्विवेदी युग में जाना होगा। और द्विवेदी युग में लौटने में हम लोग क्या देखने को मिलता है कि वहाँ की जो कविता या कि यहाँ वहाँ की जो पृष्ठभूमि है, वहाँ छायावाद के आगमन के रूप में देखने रूपरेखा तैयार होता है। क्यों होता है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। मतलब द्विवेदी युग में ही जो है छायावाद की रूपरेखा तैयार होते हुए दिखाई देती है कि द्विवेदी युग की जो कविता थी उनमें देखा गया है कि विषयों की विविधता और विषयों की भरमार थी। मतलब विषय बहुत सारे थे और एक ही विषय मतलब विषय बहुत सारे थे और विषयों की विविधता भी थी, लेकिन विषय और विविधता होने के बावजूद भी उनमें जो भावना था यानी कि इतिवृत्तात्मक यानी कि हमने हमारे विषयों को बार बार एक ही विषयों को बार बार प्रस्तुत किया जा रहा था। और कवि का जो मूल भाव है सुधारवादी और उपदेश मूलक था, यानी लोगों को उपदेश दिया गया, सामाजिक सुधारों पर बल दिया गया, यानी कि नैतिकता प्रधान कविताएं तथा आदर्शवादी प्रधान कविताएं थी। उस दौर में एक रूपता थी कि एक ही भाव समाज की जो समस्या थी उन समस्याओं का जो नियंत्रण किया जा रहा था, अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके के विषयों में विविधता देखने को मिलता है, परंतु विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए थे या फिर सुधार के लिए प्रस्ताव नैतिक आचरण पर बल देने वाले विषय थे। कवि का उद्देश्य सिर्फ उन विषयों को आधार बनाना था, यानी कि उन कविताओं को लिखना था जो व्यक्ति के निजी भाव इसी कारण जो है दबते चले गए। कवि केवल क्या था, उनका उद्देश्य सिर्फ उन विषयों को आधार बनाना था जो उस समय के राष्ट्र हित के लिए महत्वपूर्ण था, लोगों को उपदेश देना था। मतलब एक प्रकार से आपको इसके बारे में अभी पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। इसी वजह से लोग जो है ऊब गए थे और फिर इसी प्रकार से एक माहौल तैयार हुआ छायावाद के लिए। तो आइए इसको हम लोग स्पष्ट करते हैं कि क्या है द्विवेदी युग को मैंने क्यों रखा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं सरल माध्यम में। हुआ क्या था कि हम लोग समझेंगे कि मैंने जैसे शुरू में बताया कि एक गाड़ी में 4 गियर थे, तो उसमें से हम लोग जाने पहला गियर कौन सा है, तो भारतेंदु युग। दूसरा युग आया था द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग में क्या होता है कि उस समय बहुत से जो लेखक लोगों जो थे राष्ट्रहित के लिए लिखते थे, यानी कि देश की स्वतंत्रता का समय चल रहा था, तो सभी लोगों के दिल में राष्ट्र भावना थी, तो समाज को सुधारना था और लोगों को उपदेश भी देना था। तो लेखक क्या करते थे कि विविध विषय और विषय जो है विषयों की भरमार थी, बहुत सारा विषय पे जो है लेखक लिखा करते थे कविता। लेकिन इतने सारे जो कविता है सब एक ही बात बोलते थे और उनका मूल भाव भी यही था कि समाज को सुधारना, यानी कि सब कुछ बराबर था, यानी कि सुधारवादी था, उपदेश मूलक था। क्या था, सुधारवादी था, उपदेश मूलक था। तो इससे क्या हुआ कि लोग कितना सुनेंगे। अब भाई हम लोग मान लीजिए कि न्यूज़ चैनल चल रहा है, कोई न्यूज़ चल रहा है टीवी में, तो कोई हादसा हो गया, किसी का पैसा चोरी हो गया, कोई नेता का पैसा चोरी हो गया, या फिर कोई नेता पकड़ा गया है, या फिर बहुत कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसा न्यूज़ चल रहा है जो क्या होता है कि न्यूज़ वाले उसी को दिन भर चलाते हैं। कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ होता है तो उसको दिन भर चलाते हैं। लोग एक ही न्यूज़ को देख देख के जो है बोरिंग लगता है बड़ा, अरे एक ही न्यूज़ चल रहा है तभी से हट भी नहीं रहा, ये चैनल ही फालतू है, हटा दो इसको। तो क्या होता है कि ऊब जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है लेखकों ने इतनी कविताओं को इस प्रकार से लिखा, ये एक ही विषय पर लिखा और एक ही उपदेश सभी को, मतलब मूल अर्थ क्या था, सभी जो विषय की भरमार थी और सभी का एक ही विषय था कि राष्ट्र का हित करना था, नैतिकता पर आधारित था, आदर्शवादी था, सुधारवादी था, उपदेश देना था लोगों को। तो ये सुन सुन के जो है लोग भी परेशान हो गए, तंग भंग हुए। तो लोगों को क्या है कि हर समय नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए, हट कर चाहिए। तो उस समय भी जो क्या हुआ कि यही जो है आधार तैयार हुआ, यानी कि लोगों को अब थोड़ा सा रुचि घटने लगा द्विवेदी युग का, तो छायावाद का जन्म हुआ। तो छायावाद का जन्म हुआ मतलब समझिए स्वतंत्रता का समय चल रहा था,
तो स्वतंत्रता के समय क्या था कि परिस्थिति कैसे थी, तो लोग जो है राष्ट्र भावना को महसूस करते थे, राष्ट्र हित को महसूस करते थे, स्वतंत्रता की भावना महसूस करते थे। तो क्या होता था कि लोग जो है एक प्रकार से राष्ट्र हित के लिए सोचते थे। तो लेखक के मन में भी वही सब सवाल आते थे और उसी विषय को आधार बनाकर जो है लोगों को सुधारवादी और उपदेशमूलक के रूप में लेखक जो है बहुत सारी नैतिकताओं और उसके माध्यम से कविताओं की रचना कर दिया करते थे। तो लोग इससे ऊब जा रहे हैं, उबने लगे, मतलब कि कोई भी चीज़ को जो हम लोग जो है एक से अधिक बार सुनते हैं तो हम लोग को भी बोरिंग लगने लगता है। तो इसी प्रकार से जो है लोगों को उस समय बोरिंग लगने लगा। तो नई नई भाषा शैलियों, नई नई भाषा, नई नई सौंदर्य, नया अलंकार और बहुत सारे अलग अलग रहस्यवाद के साथ जो है लेखकों ने अब जो मन के भाव जो है, हम लोगों के मन के विचार, उस टाइम राष्ट्रीय एकता के बारे में जब लिख रहे थे तो केवल राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र को सुधारने के बारे, समाज सुधारक के बारे में, उपदेश मूलक के बारे में था। तो अपना जो मन का विचार, व्यक्ति का मन में जो सोच होता है, मन का भाव होता है, विचार होता है, वो सब अपने मन में ही दब के रह जा रहा था। तो इसी को बाहर निकालता है कौन है? छायावाद युग। तो द्विवेदी युग में जो कमी थी, या फिर द्विवेदी युग में जो एक ही प्रकार के एक ही प्रकार की कविताओं की रचना हो रही थी, एक ही प्रकार के सुधारवादी और उपदेशमूलक दिए जा रहे थे, तो इसी से जो है लोग उब गए और इसके बाद नई सुधार होते हुए हम लोग देखने को मिलता है, मतलब स्पीड मिला और हमारे छायावाद का जन्म होता है। और छायावाद के जन्म के होने के साथ साथ जो है इसमें ऐसे ऐसे कविताएं लिखे गए जिसमें रहस्यवाद था, अस्पष्ट बातें थी, और अस्पष्ट बातों के साथ साथ जो है लेखकों के भावों को, मतलब क्या बोलेंगे, अपने मन के भावों को जो है हम लोग उसमें फील कर सकते थे, यानी कि समझ सकते थे। मन के भावों को लिखा, मन के भाव जो दब जा रहे थे उन्होंने उसको निकाला, मतलब कि काल्पनिक, एक प्रकार से समझिए कल्पनाओं में ले गए। लेखक अपनी कल्पनाओं से जो है इस सब की रचना करने लगे। तो क्या हुआ कि छायावादी युग में ही हम लोग को देखने को मिलता है कि लोग अपने मन के भावों को लिखने लगे थे। छाया यानी कि एक प्रकार से हम लोग जानते हैं ना, पेड़ का छाया, ये सब छाया, तो ये भी एक छाया है। तो इसमें क्या था कि लोगों ने अपने मन के भावों को जो दब जा रहे थे द्विवेदी युग में, वो केवल राष्ट्र हित के लिए विषय में बहुत सारे भरे पड़े थे इतने इतने, तो सब कोई जो है थक गए। तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि छायावाद युग का आरंभ हुआ, यही कारण था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा छायावाद युग क्या है। तो जयशंकर प्रसाद, इसके 4 प्रमुख स्तंभ थे। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन्होंने जो छायावाद में कविताओं की रचना की थी उसमें रहस्यवाद था, अस्पष्टता था, कवि के भाव छिपे हुए थे। हम इन्हें त्रिदेव के रूप में भी जान सकते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। जैसे जयशंकर प्रसाद को हम लोग शंकर के रूप में जान सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ब्रह्मा के रूप में, और सुमित्रा नंदन पंत को जो है कौन, विष्णु के रूप में। इस तरह से जो हम इन लोग तीनों जो है इतने मतलब प्रभावशाली थे कि इन्होंने छायावाद में अपने हित के लिए, मतलब लोगों के हित के लिए नहीं, लोगों को उपदेश ही नहीं दिया, उसके अलावा काल्पनिक के साथ साथ जो है जो हृदय में भाव दब जा रहे थे उसे उभारा, निखार के लाया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इनके 4 स्तंभों के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इसमें से एक लेखक थे, उन्होंने बताया, यानी कि श्री नामवर सिंह, एक बहुत गहरी बात उन्होंने बताई थी कि वह कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्र जागरण की कलात्मक, यानी कि हम लोग फिर से पढ़ते हैं इनके विचारों को कि उन्होंने क्या उपदेश दिया, इसमें बहुत गहरा रहस्य छुपा है। आप लोग समझ जाएंगे कि छायावाद युग का क्या उद्देश्य था। छायावाद उस राष्ट्र जागरण की कलात्मक अभिव्यक्ति का नाम है जो एक और पुरानी रूढ़िवादी को रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, तो दूसरी ओर विदेशी अधीनता से भी। ठीक है, तो उन्होंने बताया था, वह कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की कलात्मक अभिव्यक्ति का नाम है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, तो दूसरी ओर विदेशी अधीनता से भी। मतलब छायावाद युग में जो लेखक थे या फिर उस समय की जो सोच थी क्या थी कि पुरानी रूढ़िवादी जो चली आ रही थी परंपरा, उससे भी मुक्ति चाहता है, और जो अंग्रेज के अधीन हो जा रहे थे उससे भी मुक्ति चाहता है, और दोनों में बीच का रहकर लोग स्वतंत्र रहे, अब वो दबाव ना महसूस करे, और साथ में जो है राष्ट्रीय भावना का जो है उनके दिल पे था, पर क्या है अपने अंदर के मन के जो भाव है वो दब जा रहे थे, उसे निकाल के लाए। काल्पनिकता अधिक थी इसमें, रहस्य का भाव था इसमें। ठीक है,
तो छायावाद युग के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाया हूँ, और बहुत कम समय में मैंने इसे बनाया, तो बहुत सारे जो टॉपिक है छूट गया है, फिर भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों को खुश रखिएगा। धन्यवाद।